रात के करीब 12 बजे का वक्त था। गर्मियों की रातें थीं और मैं अपने कमरे में गहरी नींद सो रही थी। अचानक मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं थोड़ी सी डर गई, लेकिन सोचा कि शायद मेरा भाई राहिल ही होगा, क्योंकि घर में हम दोनों के अलावा कोई नहीं था। मैंने उठकर दरवाजा खोला और बाहर झांका, मगर वहां कोई नहीं था। मैंने सोचा शायद ये मेरा वहम होगा। वापस बिस्तर पर लेटने लगी तो दरवाजे पर फिर से पहले से भी ज्यादा जोरदार दस्तक हुई। कानपती हुई आवाज में मैंने पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं आया। डरते हुए मैंने दोबारा दरवाजा खोला। उसने कहा, बाहर मेरा भाईजा खोला। बाहर मेरा भाई खड़ा था। उसने कहा, क्या हुआ बहन? इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? वो मुझे आज कुछ अजीब सी नजरों से देख रहा था। मुझे लगा शायद मैं ही ज्यादा सोच रही हूँ, लेकिन मुझे क्या पता था कि इस रात कुछ ऐसा होने वाला था जिस मेरी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। आज मैं आपको अब वो सच बताने जा रही हूँ जिसे मैंने आज तक सबसे ज्यादा छुपा कर रखा था। ये सच मेरी हर रात की नींद और हर दिन का सुकून छीन चुका है। मेरी उम्र 20 साल हो चुकी थी। मैं कॉलेज मैं दूसरे साल की पढ़ाई कर रही थी। इन दिनों गर्मियों की छुट्टियां थीं। रोज की तरह आज भी पूरे घर की सफाई करने के बाद मैं अपने बिस्तर पर आराम कर रही थी। पूरा बदन दर्द कर रहा था, जैसे अकड़ गया हो। मैं सर की मालिश कर रही थी कि अचानक मेरा भाई राहील कमरे में आया और दरवाजा बंद करके बोला, क्या हुआ बहन? तबीयत तो ठीक है? मैंने कहा, क्या भाई? मम्मी सारा काम मेरे सर पर डालकर चली जाती हैं। छुट्टियां हुई तो सारे घर की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई है। काम वाली बाई भी छठी पर है। मुझसे ये सब नहीं होता। वो मेरे पास बैठ गया और बोला, मेरी प्यारी बहन, कोई बात नहीं। मैं अभी तुम्हारे लिए दूध लेकर आता हूँ। पियोगी तो सुकून मिल जाएगा। मैं मुस्कुरा दी और कहा, बस तुम खाना बाहर से ले आना। मैं थोड़ी देर सो जाऊंगी तो तबीयत बेहतर हो जाएगी। राहील कमरे से निकल गया। कुछ देर बाद ठंडे दूध के गिलास के साथ वापस आया। मुझे उसके ख्याल पर बहुत प्यार आया। दुनिया में बहुत कम भाई ऐसे होते हैं जो अपनी बहन का इतना ख्याल रखते हैं। मैंने उसे दुआएं दें और दूध पीने लगी। दूध के बाद मैं लेट गई। राहील ने कहा, चलो बहन, मैं तुम्हारा सर दबाता हूँ, तुम सो जाओ। वो मेरे पास बैठ गया और सर दबाने लगा। उसके हाथों से मुझे सुकून मिलने लगा और दर्द कम हो गया। मैं आंखें बंद करके लेट गई और जल्द ही गहरी नींद में खो गई। जब मेरी आंख खुली तो घड़ी पर 12 बज चुके थे। मम्मी और पापा ऑफिस से वापस आ चुके थे। मेरा पूरा जिस्म दर्द कर रहा था। मैं बिस्तर से उठकर बाथरूम जाने लगी तो चक्कर आ गए। दीवार का सहारा लेकर संभली और ताजा दम होकर बाहर आई। सब खाने की मेज पर बैठे मुझे देख रहे थे। मैं जाकर बैठ गई। मेरी हालत बहुत खराब थी। राहील ने देखा तो फौरन मम्मी से कहा, मम्मी देखें, आयशा बहन पर काम का बोझ कम डालें। अगर काम वाली नहीं आ रही तो किसी और को रख लें। ये बेचारी सारा दिन काम करके थक जाती है। रंगत भी पैली पड़ चुकी है। वाकई मेरी हालत दिन बदन खराब होती जा रही थी। मम्मी और पापा दोनों काम करते थे, क्योंकि पापा की नौकरी से घर का खर्चा मुश्किल से चलता था। हमारी पढ़ाई का खर्चा भी था, इसलिए मम्मी भी ऐसी कंपनी में काम करती थी जहां पापा। हम दोनों कॉलेज जाते थे, लेकिन छुट्टियों में घर पर थे। पिछले कुछ हफ्तों से राहील मेरा ज्यादा ख्याल रखने लगा था। जब से छुट्टियां मिली थी वो मेरी मदद करने लगता। काम करते वक्त अगर मैं थक जाती तो वो मुझे बैठाकर सर दबा देता। जब मैं मना करती तो हंसते हुए कहता, नहीं बहन, तुम बहुत काम करती हो। अब मेरा हक है कि तुम्हें सुकून दूं। मैं उसे रोक नहीं पाती थी, लेकिन एक रात जो हुआ उससे मेरे होश उड़ गए। मैं अपने कमरे में सो रही थी। आधी रात के करीब मुझे महसूस हुआ जैसे
कोई कमरे में आकर खड़ा हो गया हो, आहिस्ता बिस्तर के पास आ रहा हो। मैंने आंखें खोल दी। कमरा अंधेरे में था। अंदर कोई नहीं था। सिर्फ दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। मैंने याद किया कि मैंने सोने से पहले दरवाजा बंद किया था। मैं उठकर दरवाजा लॉक करने लगी। फिर बिस्तर पर आकर सोने की कोशिश की। जैसे ही आंखें बंद की, मुझे कदमों की आहट सुनाई दी, जैसे कोई बिस्तर के पास बैठा हो और फिर मेरे पास हाथ बढ़ा रहा हो। मैंने पलट कर देखा, कोई नहीं था। मेरी धड़कन तेज हो गई। मैं घबरा कर लाइट ऑन करके बाहर निकली, मगर वहां भी कोई नहीं था। मुझे प्यास लगी तो मैं किचन की तरफ गई। इसी वक्त राहिल अपने कमरे से निकला। मुझे देखकर बोला, क्या बात है, आप अभी तक जाग रही हैं? मैंने कहा, कुछ नहीं, बस ऐसा महसूस हुआ जैसे कमरे में कोई हो। पानी पीकर वापस आई तो वो भी पीछे आ गया। उसने कहा, आपको डरने की जरूरत नहीं। अगर डर लग रहा है तो मैं आपके पास सो जाता हूँ। मैंने मुना किया, नहीं, जाओ आराम करो। लेकिन वो जिद करने लगा, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता, तबीयत खराब हो सकती है। आप सो जाएं, मैं यहीं सोफे पर सो जाता हूँ। आखिरकार उसकी जिद के आगे मुझे झुकना पड़ा। मैं बिस्तर पर लेट गई और वो सोफे पर तकिया रखकर मेरे पास ही सो गया। इस रात मुझे बार बार ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरी तरफ ध्यान से देख रहा हो, मेरे बाल सहला रहा हो, चेहरे पर उंगलियां फेर रहा हो। मैं सो रही थी। अगली सुबह जब मैं उठी तो मूड अजीब था। मैंने अपने आप को देखा तो हैरान रह गई। शुक्र है कि मैंने दोपटा ओढ़ रखा था। मेरी कमीज बेतरतीबी हो चुकी थी। आज से पहले मैं कभी इस तरह आराम से नहीं सोई थी। आज मैं महसूस कर रही थी। आज मैं बहुत खुश महसूस कर रही थी। मैंने राहिल की तरफ देखा तो वो भी खुश था। मैंने पूछा, तुम आज इतने खुश क्यों हो? इसने कहा, जिसे आप जैसी बहन मिल जाए वो क्यों ना खुश हो। घर के काम निपटा कर जब मैं बैठी तो राहिल तेल लेकर आया। बोला, आयशा बहन, आप बाल खोल दें, मैं आपके स्वर में मालिश कर देता हूँ। मुझे उसकी हरकतें अजीब लग रही थीं। मैंने कहा, ये तुम्हारा काम नहीं है, जाओ पढ़ाई करो, मुझे मालिश की जरूरत नहीं। मगर उसने बात नहीं मानी। मेरे बालों से क्लिप्स उतार कर बोला, आप नखरे मत क्या करें, किस्मत वालों को ही ऐसे भाई मिलते हैं। जब भाई खूबसूरत रेशमी बालों में मालिश करना चाहता है तो क्या परेशानी। आइए मैं सर की मालिश करता हूँ, बहुत सुकून मिलेगा। वो मुझे उठाकर कमरे में ले गया। मैं बिस्तर पर तकिया रखकर लेट गई। बॉल बिस्तर से नीचे लटक रहे थे। वो मेरे सर के पास बैठकर मालिश करने लगा। राहील मुझसे 1 साल छोटा था, मगर मुझे नाम से बुलाता था। कहता, आप इतनी प्यारी हैं कि देखकर दिल करता है आप हमेशा मुस्कुराती रहें और मैं आपका फायदा उठाता रहूं। उसके हाथों में जादू था। मुझे इतना मजा आया कि नींद की वादियों में खोने लगी। तेल की खुशबू जबरदस्त थी। मैंने तजस्सुस से पूछा, ये तेल कौन सा है? उसने मुस्कुराकर कहा, ये खास तेल है जो आपकी जुल्फों को और नुमा भी चमकदार बनाएगा। आपके बालों की खास देखभाल के लिए लाया हूँ। उसकी बातें मुझे अजीब लग रही थीं। मालिश के दौरान मुझे पता ही नहीं चला कब नींद आ गई। कुछ वक्त बाद जब आंख खुली तो पूरे बदन में भारीपन था, जैसे किसी ने मुझ पर बहुत वजन रख दिया हो। टांगों और हाथों में अजीब दर्द था। पूरे बदन में दर्द सरायत कर रहा था। मैं आहिस्ता उठकर बैठी। कपड़े हल्के गीले थे। पंखा बंद था। कमरे में गर्मी थी। मैंने चक्कर खाते हुए बिस्तर से कदम रखा। पैरों में जान नहीं थी। राहिल शांत और नॉर्मल बैठा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। बड़ी मुश्किल से बाथरूम पहुंची और ताजा दम होकर आई। आईने में देखा तो लगा जैसे मैं पूरी रात सोने की बजाय मेहनत वाले काम में लगी रही हूँ। जब कमरे से बाहर निकली तो मुझे हल्की सरगोशी की आवाजें सुनाई दें। घर में हम दोनों के अलावा कोई नहीं था। प्यास लगने से मैं किचन में पानी पीने गई। आवाजें बंद हो चुकी थीं।
जैसे ही किचन के पास पहुंची, राहिल बैठक से निकलता दिखा। उसके हाथों में कई नोटों के बंडल थे और चेहरे पर अजीब मुस्कुराहट थी। मैंने पूछा, ये पैसे कहाँ से आए? वो हड़बड़ा गया और जेब में डालने लगा। मैंने उसका हाथ पकड़कर पैसे बाहर निकाले और सख्ती से पूछा, सच बताओ, इतने पैसे कहाँ से आए? वो घबराओ, इतने पैसे आए? वो घबरा कर बोला, प्लीज पापा को मत बताना। ये पापा के एक दोस्त ने पुराने कर्ज के तौर पर लौटाए हैं। मैंने सोचा मोबाइल खरीद लूंगा। मेरा गुस्सा सातवीं आसमान पर पहुंच गया। मैंने डांटा, क्या तुम्हें घर की हालत का जरा भी अंदाजा नहीं? मम्मी पापा इतनी मेहनत कर रहे हैं और तुम उन पैसों से मोबाइल खरीदने की सोच रहे हो। वो शर्मिंदा होकर पैसे मुझे दे गया। मैंने रात को पापा को दे दिए। इस रात राहील ने मुझसे कोई बात नहीं की और जल्दी सो गया। अगले दिन मैं किचन में काम कर रही थी कि राहील अपने दोस्तों के साथ घर में दाखिल हुआ। वो उन्हें सीधा लाउंज में ले आया। मैं दोपटा उतार कर बर्तन साफ कर रही थी। वो सब हंसते हुए अंदर आए। मैंने फौरन दोपटा लिया और राहील को समझाया, ये क्या तरीका है? तुम जानते हो, मम्मी पापा घर नहीं हैं। राहील मुस्कुराते हुए बोला, बहन ये घर मेरा भी है, आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये मेरे खास दोस्त हैं, आप उनके लिए खाना बना दें। मैं मजबूर होकर खाना तैयार करके मेज पर लगा दिया। मैंने देखा कि इसके दोस्त बार बार मुझे घूर कर देख रहे थे। वो सब राहील से बड़े थे और अजीब तरीके से देख रहे थे, जैसे मुझे कचा खा जाएंगे। मैं फौरन कमरे में चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। उनके जाने के बाद मैंने राहील से कहा, दोबारा तुम्हारे दोस्त इस घर में नजर ना आई वरना मैं मम्मी पापा को सब बता दूंगी। इसने मुस्कुराकर कहा, ठीक है वो नहीं आएंगे, लेकिन आप मम्मी पापा को कुछ मत बताइए। मुझे राहील की हरकतें अब मुश्किल लगने लगी थीं। वो मुझे अजीब तरह से देखने लगा था। इस रात में बिस्तर पर लेटी थी। अचानक महसूस किया कि मेरे पैरों पर किसी का हाथ है। मैं हड़बड़ा कर उठी। राहील मेरे पैरों को गोद में रखकर मालिश कर रहा था। मैंने मना किया मगर वो बोला, मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दो। इस घर में एक मैं ही हूँ जिसे आपकी इतनी फिक्र है। मम्मी अ, पापा को बस अपने काम की पड़ी रहती है। मैं थक चुकी थी, आंखें बंद कर लें। राहील के हाथों से मैं नींद की गहराई में खोने लगी। जब आंख खुली तो मेरे होश उड़ गए। सर बुरी तरह चकरा रहा था। बिस्तर की चादर बेतरतीबी हो चुकी थी। बिस्तर पर एक मर्दों की शर्ट और परफ्यूम रखा हुआ था। ये किसका था? मैं कुछ बोल नहीं सकी। सर में तेज दर्द था कि मैं दोबारा बिस्तर पर गिर गई। मुझे अब समझ में आने लगा था कि जब भी राहील इस तेल से सर की मालिश करता था तो मुझे इतनी गहरी नींद क्यों आ जाती थी। मुझे पास में सरगोशी सुनाई दे रही है मगर पहचान नहीं पा रही थी। बस राहील की आवाज सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो कमरे में मौजूद हो और मुझे उठाने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन मैं कुछ साफ नहीं देख पा रही थी। कुछ देर बाद जब आंख खुली तो सारा मंजर घूमने लगा। मैंने बिस्तर की तरफ देखा जहां शर्ट और परफ्यूम पड़े थे, मगर अब वहां कुछ नहीं था। आज फिर मेरी हालत अजीब थी। मैं बच्ची तो नहीं थी। घर में हम दोनों के अलावा कोई नहीं था। फिर मेरे सोने के बाद जिस्म पानी से नहला दिया गया हो। जिस्म दर्द से चूर था और रंगत पैली पड़ चुकी थी। दिन बदन कमजोर होती जा रही थी। इस दिन भी राहील करीब आने की कोशिश कर रहा था, मगर मैं बहाना बनाकर कमरे में आ गई। दिमाग में अजीब ख्यालात आने लगे थे। तबीयत खराब थी। माँ ने मेरी हालत देखकर पूछा, क्या बात है, तुम ठीक नहीं लग रही हो? मैंने कुछ नहीं कहा। माँ ने कहा कि अगले दिन मुझे डॉक्टर के पास ले जाएंगी। इस रात में बार बार उठ रही थी। अगले दिन मम्मी पापा काम पर चले गए। मैं खुद डॉक्टर के पास गई। अल्ट्रासाउंड में पता चला कि मैं हामला हूँ।
मेरे पैरों तले जमीन खसकने लगी। आखिर ये सब मेरे साथ कौन कर सकता था? राहील मेरा भाई था, लेकिन फिर ख्याल आया कि वो मेरा सुतीला भाई है, माँ की दूसरी शादी से हुआ था, जबकि मैं पहली शादी की औलाद थी। समझ नहीं आ रहा था कि माँ बाप को ये बात कैसे बताऊं। राहील जब मेरे पास बैठता तो कभी हाथ पकड़ता, कभी गाल खींच देता। इसकी हरकतें मुझे परेशान कर रही थीं, लेकिन मैं कुछ के नहीं पाती थी। मेरे दिमाग में सवाल गूंज रहा था कि आखिर मेरे साथ ऐसा कौन कर सकता है। फिर मैंने एक दिन अपने कमरे में मोबाइल कैमरा फिट करके रख दिया ताकि सच्चाई सामने आ सके। इस दिन वालिदैन घर पर नहीं थे। राहील फिर से मेरे पास आया और सर की मालिश करने लगा। मैंने पूरी कोशिश की कि ना सोऊं, लेकिन तेल की खुशबू इतनी अजीब थी कि मैं बेहोश हो गई। 1 घंटा बाद जब आंखें खुले तो माँ पापा घर लौट चुके थे। मैंने सबसे पहले कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी। जो कुछ देखा वो मेरे होश उड़ा देने के लिए काफी था। राहील मेरे कमरे में अपने दोस्तों को लाता था, जो मेरे साथ बड़ा सलूक करते थे। फिर अपना काम पूरा करने के बाद वो राहील को पैसे देते और चले जाते। जब मुझे इस सच का पता चला तो मैं पूरे तरह से टूट गई। मैं गुस्से में कमरे से बाहर आई और राहील का गिरीबान पकड़कर थप्पड़ मारने लगी। मेरी चीख सुनकर मम्मी पापा आ गए। पापा ने मेरा हाथ पकड़ लिया और गुस्से में बोले, क्या हो गया है? तुम उसे क्यों मार रही हो? होश में हो क्या? पागल हो गई हो? मैंने रोते हुए वीडियो दिखा दी। वीडियो देखते ही माँ बेहोश होकर गिर गई। पापा को भी बहुत गुस्सा आया। उन्होंने राहील को पकड़ लिया और बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। उसके मुंहों और नाक से खून बह रहा था। राहील ने गुस्से में कहा, मैंने उसे कभी भी अपनी बहन समझा ही नहीं। मुझे पैसों की जरूरत थी। लोग उसके लाखों रुपए देने को तैयार थे। मुझे अपनी जरूरतें पूरी करनी थीं, इसलिए मैंने ये कदम उठाया। मैंने कानों पर हाथ रखकर रोए जा रही थी। पापा ने इसे इतना मारा कि वो लहू-लहान हो गया। जैसे तैसे वो खुद को छुड़ाकर घर से भाग गया और फिर कभी इस घर में वापस नहीं आया। इस हादसे को मेरे लिए भूल पाना तो दूर, इसे याद करते हुए आज भी मेरी रूह कांप जाती है। आगे क्या हुआ, ये जानने के लिए पार्ट 2 का इंतजार कीजिए और दूसरी किस्त देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।